नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सीखने के प्रकार या अधिगम के प्रकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। सो ये इंग्लिश में भी मैं लेक्चर कवर कर चुका हूँ। आपको पता है कि हमारा 2 मीडियम में लेक्चर आता है, इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी में भी। इंग्लिश आता है सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे। हिंदी आता है रात को 8 बजे। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो 11 बजे वीडियो देखें, जो हिंदी के हैं वो रात को 8 बजे देखें। तो दोनों मीडियम में हम ये कवर कर रहे हैं। पेपर 1 का आपको पूरा कोर्स फ्री में करवाया जाएगा वीडियो के जरिए। वीडियो को देखना, आपको लिखते जाना, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम हमारे पास अवेलेबल है। तो डेली वीडियो आएगा, पूरा कोर्स आपको वीडियो के ज़रिए करवाया जाएगा, यूनिट 1 से लेकर 10 तक। बस आपका काम है, आपको वीडियो देखना है, लिखते जाना है, आपकी तैयारी हो जाएगी। सो जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनता है वो आपके लिए ही बनता है, इसलिए लाइक करना ज़रूरी है, ताकि हम भी मोटिवेट हो, हम भी आपके लिए आगे जाके और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। सो फ्रेंड्स, देखिए सीखने के प्रकार क्या है या टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या है। यहाँ पे देखिए, सभी मनुष्य कई प्रकार के सीखने का प्रयोग करते हैं। ये संदर्भ और विषय के अनुसार सीखा जाता है। आप देखिए कि सीखने के प्रकार, जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसके नज़रिए अलग अलग है, उसके तरीके अलग अलग हैं। जैसे देखिए, कोई भी मनुष्य है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, या कोई आपका दोस्त है, कुछ भी है, तो हर एक का नज़रिया, हर एक का तरीका अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ या आपको मैं टॉपिक ये बता रहा हूँ, है ना। तो इससे आप जो भी कुछ सीखेंगे वो अपने अकॉर्डिंग सीखेंगे। तो पहला है, देखिए, सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संकेत सीखना। एक संकेत के लिए सटीक प्रतिक्रिया करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षार्थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सटीक प्रतिक्रिया। सटीक प्रतिक्रिया जैसे संकेत लर्निंग होती है ना, जैसे आप संकेतों से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ सीखी है, लेकिन जब आपने वो चीज़ सीख ली, उसके लिए आपको एक संकेत मिल जाता है कि हाँ, ये, जैसे मान लीजिए आपको मैं सीखने के प्रकार सिखा रहा हूँ, है ना। इसके पहले जो मैंने लेक्चर डाला था सीखने की विशेषताएं, तो आपको ये संकेत मिल जाएगा कि ये जो आपका जो लेक्चर है, ये विषय है, ये किससे संबंधित है। ये जो है ना, सीखने की विशेषताएं या अधिगम की विशेषताएं उससे संबंधित है। तो ऐसी चीज़ें जो संकेत दे, यानी कि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं उससे आपको सिग्नल मिले, संकेत मिले सीखने के लिए, जिससे आप सटीक प्रतिक्रिया जो आपकी मिलती है, यानी कि जो आपने सीखा वो आपने अच्छे से सीखा, संकेत के जरिए सीखा, सिग्नल मिला आपको कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है, आपने उसे अच्छे से समझा और आप एक अच्छे निर्णय पे सटीक प्रतिक्रिया आपने दी, वो होता है संकेत सीखना या सिग्नल लर्निंग। नेक्स्ट है उत्तेजना प्रतिक्रिया सीखना या स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अब देखिए ये क्या है, सीखने वाला भेदभावपूर्ण उत्तेजना के लिए सटीक प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। यानी कि देखिए, जो अधिगम करता है या जो सीखने वाला है, वो भेदभावपूर्ण उत्तेजना, यानी कि वो क्या करता है कि जब भी वो कोई सीखता है वो बिना भेदभाव के सीखता है। ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं पढ़ाता हूँ, है ना, तो आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको इसमें नॉलेज मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे मैं बुक से ही पढ़ूंगा, मैं और कहीं से पढ़ूंगा, चाहे आपको वो समझ में आए या ना आए, है ना। जहाँ से नॉलेज मिलती है, जहाँ से ज्ञान मिलता है, वो आपको प्राप्त करना ही है। जो सीखा जाता है वह एक संबंध है या एक विभेदित संचालक, जिसे कभी कभी वाद प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप जो भी कुछ सीखते हैं वो संबंधित है, किससे संबंधित है, वो विभेदित संचालक है। यानी कि जो भी आप सीखते हैं वो संबंधित है, जो विषय संबंधित होता है आपके टॉपिक से। जैसे आप ये सीख रहे हैं तो ये किससे संबंधित है, ये सीखने के प्रकार से संबंधित है, ये टाइप्स ऑफ लर्निंग से संबंधित है ना, ऐसे। तो इसे कभी कभी वाक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, वाद्य प्रतिक्रिया जिसे। श्रृंखलन चेनिंग, क्या अधिकृत किया जाता है, एक श्रृंखला है, यदि दो या दो से अधिक या इस तरह के सीखने को भौतिक या मौखिक प्रतिक्रिया द्वारा भी वर्णित किया जाता है। देखिए, थोड़ी सी हिंदी यहाँ पे टफ है, मेरी कोशिश है कि आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं। देखिए, चेनिंग क्या है, जब भी आप दो या दो से अधिक टॉपिक सीखते हैं, विषय सीखते हैं, तो वो किस तरह सीखते हैं। या तो आप उसे भौतिक सीखते हैं, यानी कि बुक को पढ़ के सीखते हैं, या आप उसे मौखिक प्रतिक्रिया से सीखते हैं, है ना। तो वो क्या है, चेनिंग। चेनिंग में क्या है कि पहले आपने एक टॉपिक सीखा, फिर दूसरा सीखा, फिर तीसरा सीखा,
फिर चौथा, पाँचवा, छठवां, ऐसे जितने टॉपिक है आपने वो सीखे, वो आपकी चेन बन गई ऐसे, है ना। चेन ऐसे होती है बनी हुई ना। तो आपने जितने टॉपिक सीखे वो लगातार सीखे, 2 सीखे। इससे देखिए, इससे पहले जितने भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ यहाँ पे, जैसे मैं इससे पहले देखिए तकरीबन 14 लेक्चर यहाँ पे दे चुका हूँ। तो उसमें क्या है कि जब भी आप वो लेक्चर देखते हैं, है ना, तो वो लेक्चर देखने के साथ साथ क्या है कि जब भी आप वो लेक्चर देखेंगे आपको उसमें आसानी होगी। उसमें क्या है कि जैसे आपने पहला लेक्चर देखा, फिर दूसरा, तीसरा, जैसे मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे ही चल रहा है, शिक्षण योग्यता, इसके मान लीजिए 20 लेक्चर है, तो पहले आपने 1 सीखा, 2 सीखा, तो करते करते जब आप 20 लेक्चर देखेंगे तो आपकी एक चेन बन जाएगी। आपको ये पता होगा ये 20 लेक्चर की चेन है, तो इससे क्या होगा, आपका एक विषय पूरा हो जाएगा। तो वो होता है चेनिंग या श्रृंखलन। नेक्स्ट है यहाँ पे सिद्धांत सीखना, यानी कि प्रिंसिपल लर्निंग। अब देखिए, इसमें अवधारणाओं की सूची शामिल है। यह अनिवार्य रूप से इस सीखने की पूर्व स्थिति के रूप में अवधारणा सीखने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि सिद्धांत सीखना, जैसे आप अपने प्रिंसिपल लर्निंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अवधारणाएं हैं, जैसे अवधारणाएं होती है ना, ऐसे जैसे मान लीजिए आपने कोई सीखा, है ना, जैसे आपने कोई सीखा, वो किस अकॉर्डिंग सीखा आपने, कैसे सीखा आपने, तो उसके लिए क्या है, आपको एक जो होता है ना, जैसे अनिवार्य रूप से सीखना जैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपने जो चीज़ सीखी है, आपको पता है कि आपको ये जो चीज़ सीखनी ही सीखनी है क्योंकि ये काम आएगी। जैसे ये लेक्चर है, अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो ये आपके हमेशा एग्जाम में काम आएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो उससे क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप सीख रहे हैं वो कैसा है, वो आपके काम का है या नहीं। तो वो होता है सिद्धांत सीखना, यानी कि जिस चीज़ को आप सीखते हैं बिल्कुल आप लाइन वाइज चलते हैं, उस चीज़ को पढ़ते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। सीखने की अवधारणा, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट लर्निंग। देखिए, जब भी आप कोई सीखने बैठते हैं सबसे पहले बात आती है कॉन्सेप्ट की, है ना। तो शिक्षार्थी उत्तेजनाओं के वर्ग के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया करने की क्षमता प्राप्त करता है। भले ही वर्ग के अलग अलग सदस्य एक दूसरे के व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं, सीखने वाला एक प्रतिक्रिया करने में सक्षम है जो घटनाओं की वस्तुओं की एक सेवानिवृत्त वर्ग की पहचान करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि जब भी आप कॉन्सेप्ट लर्निंग करते हैं, देखिए जैसे आप जो भी कुछ सीखते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो कैसे सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 50 बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो टीचर जो शिक्षक है वो एक को एक ही लेक्चर जैसे देगा, वो सभी बच्चों को सुनना है। ये आपके ऊपर या सीखने वाले के ऊपर या लर्नर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे इसको सीखता है। तो क्योंकि देखिए ये सब कुछ व्यापक रूप से भिन्न है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लर्नर हैं, वे एक दूसरे से व्यापक रूप में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनको पढ़नी एक ही चीज़ है, सब कुछ एक ही करना है। तो उसमें क्या है, उनका पढ़ने में फ़र्क होगा लेकिन टॉपिक एक ही होगा। कॉन्सेप्ट में ये चीज़ आती है कि जैसे आपने मान लीजिए कुछ भी चीज़ सीखी है तो आपको कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ पे देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड को हमने किया है, हम सीखने की विशेषताएं कर रहे हैं, तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट है सीखने की विशेषताएं। अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो आपका क्वेश्चन कटेगा नहीं, कहीं पे भी आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंपल देखिए प्रश्न उत्तर ही कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं, तो आप कभी प्रश्न नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने शिक्षण योग्यता कभी किया ही नहीं है, आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर किया, आपको पता नहीं शिक्षण योग्यता होता क्या है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है शिक्षण योग्यता का, तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है अवधारणा या कॉन्सेप्ट को पढ़ना। सो नेक्स्ट देखिए शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर। अब देखिए शिक्षार्थियों में बहुत सारे व्यक्तिगत अंतर आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर। अब देखें यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, सीखना या अधिगम के मामले में एक आकार सभी पर फिट बैठता है सच नहीं है। हर कोई एक ही तरीके से नहीं सीख सकता। उदाहरण के लिए जब कुछ छात्र बिना तेज संगीत के नहीं कर सकते, अन्य को शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात क्या है, हर एक देखिए एक चीज़ का आकार सभी भी फिट नहीं बैठता। ये किसके लिए है, ये टीचर के ऊपर है। शिक्षक का मानना क्या है, एक आकार सभी पर फिट बैठता है, क्योंकि देखिए जैसे शिक्षक को पढ़ाना है वो 50 बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाएगा, तो इसके ऊपर है। लेकिन ये जो लाइन है ये बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि देखिए हर एक का पढ़ने का नज़रिया अलग से है। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इनमें से बहुत सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा पहली ही बार में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। तो होता क्या है कि स्टाइल एक ही है टीचर के पढ़ाने का, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है
यहाँ पे फ़र्क है समझने का, यानी कि जो अधिगम के मामले में जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, वो क्या करते हैं कि सभी जो स्टूडेंट हैं वो एक ही तरह से सीख नहीं सकते, सभी का तरीका अलग है, नज़रिया अलग है, हर एक चीज़ को पढ़ने का तरीका अलग है। देखिए जैसे कुछ शिक्षार्थी हैं वो क्या करते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को सहज हो सकते हैं, जैसे वो ऑनलाइन तरीके से पढ़ते हैं, जैसे वो पीडीएफ से पढ़ते हैं, ई बुक से पढ़ते हैं, है ना। तो कुछ ऑनलाइन जो है वो सामग्री ले लेते हैं, लेकिन जो कुछ शिक्षार्थी क्या है वो पाठ्य पुस्तकों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए जो पाठ्य पुस्तक है वो घर बैठे बुक्स मंगवा के वो पढ़ते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं कि ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे ये है, तो हमसे स्टूडेंट पीडीएफ नोट्स लेके पढ़ते हैं ऑनलाइन, और कुछ स्टूडेंट है घर बैठे बुक्स मंगवा के पढ़ते हैं। तो ये हर एक का अलग अलग तरीका है। तो देखिए ये जो अंतर है, ठीक है, शिक्षार्थी में जो मतभेद है, ये जो अंतर है, तो नीचे देखते हैं। पहला है बुद्धिमत्ता। आप देखिए सभी की बुद्धि, सभी की इंटेलिजेंस एक तरह नहीं होती, इसमें काफ़ी अंतर होता है। यह सामग्री को समझने की क्षमता को, उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। कुछ शिक्षार्थी जल्दी समझ लेते हैं, जबकि अन्य को अधिक समय बिताने की आवश्यकता होती है। यह उनकी याद रखने और सुदृढ़ करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्या है कि हर एक जो स्टूडेंट है, जैसे देखिए कुछ शिक्षार्थी है, कुछ लर्नर है, वो जल्दी समझ सकते हैं हर एक चीज़ को, लेकिन वही टॉपिक को अगर कोई और, जैसे कुछ बच्चे हैं वो जल्दी से समझ नहीं पाते, तो उनको और टाइम लगाना पड़ता है वो चीज़ को समझने के लिए। वो ना तो चीज़ को देखिए, कुछ बच्चे बहुत जल्दी चीज़ को याद रख लेते, कुछ नहीं रख पाते, कुछ जैसे चीज़ों को सुदृढ़ करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बुद्धिमत्ता, दिमाग सबका एक ही है, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी समझते हैं, कुछ नहीं समझते, टॉपिक समझते हैं लेकिन वो देर लगा देते हैं। तो ऐसा ही है कि शिक्षार्थी की जो बुद्धिमत्ता है वो एक सी नहीं होती। दूसरा है योग्यता, इनकी एप्टीट्यूड। यह है कुछ करने की क्षमता। शिक्षार्थी की योग्यता उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। कई शोध अध्ययनों में यह पाया गया है कि उच्च स्तर की योग्यता के परिणाम स्वरूप इसे सीखने और बनाए रखने में बेहतर प्रदर्शन होता है। यह शिक्षार्थियों की आलोचनात्मक सोच से भी संबंधित है। आलोचनात्मक सोच क्या है, देखिए जैसे आपने मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा, अब आपको ये पता है कि आपके लिए अच्छा है या नहीं है। जैसे ये टॉपिक है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किसी बुक में नहीं है, तो आपको भी पता होगा कि जो बुक में है और जो एग्ज़ाम में आता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब भी आप कोई बुक, पेपर वन क्या, मार्केट से कोई भी बुक ले लीजिए, जब आप वो पढ़ते हैं तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें फ़र्क काफ़ी होता है। आपको ये लगता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि टॉपिक ऐसे आ जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपकी बुक में होते ही नहीं है। लेकिन जैसे आप ये वीडियो देखते हैं, इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हैं। अगर आप इसे अच्छे से करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे आपको डिफरेंस पता चलेगा, जब आप ये वीडियो देखेंगे, अपनी बुक को मैच करेंगे, आपको जब ये टॉपिक उसमें मिलेगा नहीं, हालांकि इसी से जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जब आप कोई विषय पढ़ते हैं, वो सही है गलत है, उसमें क्या कमियां हैं, है ना, तो वो क्या है, आलोचनात्मक सोच है वो। तो यहाँ पे क्या है कि एप्टीट्यूड में, योग्यता में क्या है कि बहुत सारी देखिए इसमें चीज़ें आती हैं। जैसे देखिए कि मान लीजिए आपको शिक्षक बनना है, आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, लेकिन आपके साथ जो स्टूडेंट थे बाकी, जो आपकी क्लास में थे, अब वो हर एक तो टीचर बन नहीं सकते, कोई लाइन में गया है, कोई कुछ बन गया है ना। तो क्या है कि हर एक में योग्यता नहीं है शिक्षक बनने की। तो क्योंकि देखिए वो अच्छे लर्नर नहीं है। अगर आप देखिए पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छे सुनते हैं, अच्छे लर्नर हैं, अच्छे आप शिक्षार्थी हैं, तो आप कुछ कर पाएंगे, है ना। तो वो होती है योग्यता। नेक्स्ट है एज, यानी कि आयु। देखिए यहाँ पे क्या है कि आयु सीखने की उत्सुकता को प्रभावित करती है। हम जानते हैं कि बच्चे नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी जिज्ञासा का स्तर कम होता है। देखिए जैसे छोटे बच्चे हैं वो हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, उत्सुक रहते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा जिज्ञासा का स्तर खत्म होता है। देखिए जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप कभी ये नहीं सोचते कि आज ये टॉपिक नया है, आज हम सीखते हैं, हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। सभी ये कहते हैं हमारे यूजीसी नेट का सिलेबस फटाफट ख़त्म हो जाए, हम इसे अच्छे से करें, एग्ज़ाम दें, क्वालिफाई हो जाए, हम जल्दी से जल्दी JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई कर लें।
कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़े, सिर्फ वही चीज़ पढ़े जो एग्ज़ाम में आ जाए। यानी कि उनको होड़ मची होती है जल्दी से जल्दी क्रैक करने के लिए। वो ये नहीं सीखते कि हमें जो कुछ नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो हमारे काम का है। उनमें उत्सुकता बिल्कुल नहीं है। छोटे बच्चों में उत्सुकता होती है, बड़ों में नहीं होती, है ना। जिज्ञासा का स्तर यहाँ पे कम हो जाता है। आपको भी ये जल्दी होगी कि फटाफट सिलेबस खत्म हो, फटाफट एग्ज़ाम आए, फटाफट आप उसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। आपका टारगेट क्या है? एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। यहाँ पे आप ये नहीं सोच रहे कि आपको नया ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि देखिए एज का डिफरेंस है यहाँ पे। सो नेक्स्ट है प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। देखिए प्रत्येक शिक्षार्थी के पास कौशल या कुछ और सीखने के लिए अलग प्रेरक बल हो सकता है। यह रोजगार की इच्छा, बेहतर वेतन, व्यावसायिक सफलता, एक शौक या माता पिता की इच्छा को पूरा करना आदि हो सकता है। यह शिक्षार्थियों को केंद्रित करने में मदद करेगा। देखिए यहाँ पे क्या है? प्रेरणा दो तरह से पढ़ेंगे। पहली बात क्या है कि देखिए प्रेरणा मोटिवेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपको ज़रूरत क्या है? मोटिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे मोटिवेट कैसे किया जाता है? आपको लगता है कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बच्चे भी हैं जो पहली ही बार में जेआरएफ करते हैं, पहली बार में असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे जिन्होंने पहली बार किया होगा। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप उनका एग्जाम्पल ऐसे लेके चलेंगे तो आप भी मोटिवेट होंगे और आप एग्ज़ाम जल्दी से क्वालिफाई कर लेंगे। तो देखिए कईयों को रोज़गार की इच्छा है। रोज़गार मतलब जैसे आपको पता है कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आप इंडिया में कहीं पे भी टीचर लग सकते हैं, शिक्षक लग सकते हैं। तो इससे आपको रोज़गार मिलेगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बेहतर वेतन मिल जाएगा। तो इस पे आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। दूसरी बात क्या है कि आपका शौक़ भी होता है, माता पिता की इच्छा भी होती है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप चलते हैं। तो ये क्या है? प्रेरणा है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी। देखिए एक शिक्षार्थी का व्यक्तित्व उसकी सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरों के साथ उनकी बातचीत उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करेगी। विभिन्न व्यक्तिगत लक्षण जैसे कर्तव्यनिष्ठा, शैक्षणिक उपलब्धि, नेतृत्व और कल्याण से संबंधित है। देखिए पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में बहुत चीज़ें आती हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे क्या है कि कुछ कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, यानी कि जो काम उन्हें करना है वो करते ही हैं। शैक्षणिक उपलब्धियाँ जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी कर लिया, सब कुछ आपने कर लिया, है ना। फिर ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देखिए व्यक्तिगत जैसे व्यक्तित्व में बहुत और चीज़ें बहुत आती हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो अनपढ़ व्यक्ति होगा, उनमें डिफरेंस क्या है? पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो हमेशा समझदारी की बात करेगा, ठीक है। जो अनपढ़ होगा वो अच्छे से बात नहीं करता। तो व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है। व्यक्तित्व दो तरह से है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे है? देखिए जैसे आपको सब कुछ आ गया तो आपको और सीखने की इच्छा होगी कि हाँ उसे मैं और ज्ञान प्राप्त करूँ। नेगेटिव क्या है कि आपको सब कुछ आ गया, आप ये सोचते हैं कि इसके बाद जो कुछ बाकियों को पता है उससे ज़्यादा आप जानते हैं। तो ये व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व है ये हमें आता है, किससे आता है? ये हमें लर्निंग से ही आता है, सीखने से ही आता है। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान, यानी कि प्रायर नॉलेज। देखिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, विषय पढ़ते हैं, तो आपको उसका पूरा पूर्व ज्ञान होना चाहिए। जैसे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपने ये जो लेक्चर है, अगर पहले आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन जब आपने पहली बार वो चीज़ कोई पढ़ी है, आपको वो जल्दी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जो शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान है और जो सीखने की क्षमता में अंतर पाया जाता है। एक शिक्षार्थी बेहतर सीख सकेगा यदि वह पूर्व ज्ञान से संबंधित है, यानी कि जब आपने वो पहले चीज़ पढ़ रखी है, थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में पता है, तो आप जब वो चीज़ पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ जल्दी से समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उनको गणित के बारे में नहीं पता है, उनको बेसिक नहीं पता, तो गणित कैसे सीखेगा? वो उन्नत गणित यानी कि हाई लेवल का गणित कैसे सीखेगा? आपको पता नहीं है जमा कैसे करना है ना, भाग कैसे देना है उसे, और गुणा कैसे करना है, और साथ में माइनस कैसे करना है ना, तो तकसीम कैसे करना है। ये चीज़ें आपको ये नहीं पता होगी तो आप उच्च लेवल का, हाई लेवल का मैथ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको पूर्व ज्ञान होना ज़रूरी है। कुछ बच्चे कहते हैं मेरे को डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? आपने उसका बेसिक सीखा ही नहीं है। आपको पता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज, एवरेज, रेशो,
ठीक है, ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपने वो चीज़ें सीखी नहीं है तो आपको वो कैसे पता चलेगा। तो अगर आप वो करते हैं परसेंटेज एवरेज रेशो, तो इससे क्या होगा, आप डाटा इंटरप्रिटेशन आसानी से कर पाएंगे। सो नेक्स्ट है सीखने की शैली, लर्निंग स्टाइल। अब देखिए यहाँ पे जो लर्निंग स्टाइल है, सीखने की शैली है, वो बहुत अलग है। ठीक है, हर एक की सीखने की शैली अलग है। जैसे देखिए कुछ को पूर्ण मौन, ठीक है, की आवश्यकता है। सीखने की शैली क्या है, जब बिल्कुल साइलेंस हो, बिल्कुल मौन हो, कुछ भी बोला ना जाए, है ना, तो तब विद्यार्थी सीख सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ व्यक्ति या विद्यार्थी पढ़ते हैं, शिक्षार्थी पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा संगीत साथ में सुनने के लिए मिलता है। ठीक है, वो संगीत में पढ़ते हैं, कुछ बिल्कुल मौन में पढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ चर्चाओं के साथ, यानी कि कुछ जैसे चर्चा करके सीखते हैं, कुछ अकेले अध्ययन करते हैं, कुछ देखिए ऑनलाइन पाठ्य पुस्तक जैसे पीडीएफ से पढ़ते हैं, कुछ घर बैठे बुक्स मंगवा के पढ़ते हैं, है ना, कुछ ग्रुप में पढ़ते हैं, कुछ अकेले पढ़ते हैं। तो ये क्या है, सीखने का स्टाइल है सबका। नेक्स्ट है अभिवृत्ति या रवैया, जिसे एटीट्यूड भी कहते हैं। देखिए शिक्षार्थी का दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करेगा। दृष्टिकोण को विभिन्न पहलू जैसे रुचि, हंसमुखता, पूर्वाग्रह और स्नेह शिक्षार्थी के व्यक्तित्व को आकार देने में मदद करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका रवैया है, आपका रवैया कैसे होगा, आपका एटीट्यूड कैसे होगा, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। आपको अगर सारी चीज़ें आ गई तो नेगेटिव क्या चीज़ होगी, आप सोचेंगे इसके अलावा मेरे से अच्छा कोई करवा नहीं सकता, मेरे से ज़्यादा नॉलेज किसी को हो नहीं सकती। वो क्या है, आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है, आपका नकारात्मक रवैया है। लेकिन सकारात्मक या पॉजिटिव रवैया या अभिवृत्ति या एटीट्यूड क्या होता है, आपको चीज़ आ गई, आप उसे और सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, आपका एटीट्यूड है, आपका रवैया। आप में देखिए कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा अपने आप ही। जब आपको चीज़ आ जाती है तो आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि आप ये चीज़ें कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, देखिए एनवायरनमेंट। प्रभावी सीखने के लिए सीखने वालों को एक आरामदायक वातावरण में होना चाहिए। विभिन्न शिक्षार्थी विभिन्न प्रकार के वातावरण में सहज हो सकते हैं। कुछ समूहों में बेहतर सीखते हैं, या यदि उनके आसपास अन्य शिक्षार्थी हैं, जैसे कि पुस्तकालय में, जबकि कुछ अन्य व्यक्तिगत रूप से सीखना पसंद करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि कुछ क्या करते हैं कि लाइब्रेरी में सीखते हैं, पुस्तकालय में। कुछ क्या है, अलग से पढ़ते हैं, जैसे कईयों को लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ना पसंद है, कईयों को अलग से पढ़ना पसंद है। तो कई विद्यार्थी क्या है कि ग्रुप में पढ़ते हैं, तो कुछ विद्यार्थी अलग से पढ़ते हैं। तो ये क्या है, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे पड़ता है, पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब देखिए जैसे आप पढ़ रहे हैं बाहर, जैसे देखिए शोर मच रहा है, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, तो सबसे बड़ा यहाँ पे पर्यावरण ज़रूरी है। सो नेक्स्ट है लास्ट यहाँ पे स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। अब देखिए जब आप स्वस्थ होंगे तो तभी आप सीख पाएंगे, है ना। जब आप स्वस्थ होंगे, जैसे शिक्षार्थी का स्वास्थ्य है, उसके सीखने याद रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे खराब स्वास्थ्य के साथ देखिए आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी। अगर आपका स्वास्थ्य खराब होगा, देखिए शिक्षक को खराब स्वास्थ्य वाले छात्रों का अधिक ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए खराब दृष्टि वाले छात्र को कक्षा में पहली पंक्ति में बिठाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया था कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में अगर किसी छात्र की दृष्टि खराब है तो क्या करेंगे, उसको आप पहली पंक्ति में बिठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे क्लास में देखिए कई बच्चों की नज़र कमज़ोर है, तो उनको आगे बिठाना पड़ता है, पीछे बैठेंगे तो उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। शिक्षण के शिक्षक केंद्रित तरीकों में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अंतर को संबंधित नहीं किया जाता है, क्योंकि इन विधियों में शिक्षण गतिविधियां एक प्रकार के सभी अनुरूप होती हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षण का जो शिक्षक केंद्रित है, उसमें क्या है कि व्यक्तिगत अंतर को संबोधित नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए यहाँ पे काम क्या है, मैं आपको सिंपल से इस लाइन का मतलब बताता हूँ ये पूरे का। यहाँ पे सिंपल क्या है कि एक जगह है टीचर यानी कि शिक्षक, एक जगह है छात्र। तो शिक्षक का स्टाइल क्या है, एक ही तरह से पढ़ाना। अगर मान लीजिए क्लास में एक शिक्षक पढ़ाता है, वो 100 बच्चों को या 50 बच्चों को या 500 बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाएगा। लेकिन जब भी छात्र है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। जब भी छात्र सीखते हैं तो उनमें मतभेद है, क्योंकि देखिए जो छात्र हैं, अलग अलग छात्रों का अलग अलग सोचना है, ठीक है।
जैसे 100 छात्र पढ़ रहे हैं तो हर एक का लर्निंग स्टाइल अलग होगा। टीचर का एक स्टाइल है, छात्रों का अलग अलग स्टाइल होगा। तो ये क्या है, छात्रों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे सीखते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ज्वाइन करिए पेड व्हाट्सएप ग्रुप डेली वीडियो PDF के लिए। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।